नमस्कार आदरणीय देशवासियों, मैं बीजेपी कार्यकर्ता सुनील लखोटिया, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान से। अपने देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें 6 चरणों का चुनाव यानी मतदान हो चुका और एक चरण का 7वें चरण का बाकी है, जो मतदान परसों हो जाएगा। आज है 30 तारीख, कल 31 तारीख, परसों 1 जून। अपने अभी जो चुनाव प्रचार चला, जो अभी थमा है चुनाव प्रचार, इसमें लास्ट वाले दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की चिर प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रीय लीडर ने चुनावी सभा में मंच से ये वक्तव्य दिया कि अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। और मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये उनका वक्तव्य था। उनके वक्तव्य में मैंने 3 बातों को महसूस किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मैच फिक्सिंग का क्या कहना चाहते हैं। उनका जवाब ये है कि भाई, अगर तुम्हारे 50 एमपी भी जीते इस चुनाव में, तो वो भी तो जीतेंगे ना। मैच फिक्सिंग क्या होती है? कई राज्यों में है, अलग अलग सरकारें हैं, तो फिर वहाँ पर मैच फिक्सिंग नहीं होती क्या? वहाँ पर मैच फिक्सिंग मना होती है, वो भी तो चुनाव ही होते हैं। मैच फिक्सिंग जैसा कुछ नहीं होता। पहली चीज़ ये क्लियर। दूसरा, वो बोलते हैं संविधान उन्होंने बदला, तो हम संविधान क्यों बदलेंगे? हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अभी इस चुनाव प्रचार में कहा कि हम क्यों चेंज करेंगे, हम बदलेंगे ही नहीं। हम क्यों? हाँ ठीक है, अमेंडमेंट अगर होता है फायदे में, देश हित में, तो अगर उसमें लोकतांत्रिक पद्धति से अगर पास होता है और सबके रजामंदी से होता है और सबके हित के लिए होता है, स्थानीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 150 करोड़ अपनी जनता के लिए होता है, तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि बीजेपी का तो सिद्धांत ही सबका साथ सबका विकास है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो तो उन्होंने तो अभी अपने, जब उस समय वो सीएम थे, जब हाथी पे विराजमान करा था संविधान को और गौरव जुलूस निकाला था, उन्होंने तो संविधान दिवस अभी मनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय पर्व। आप क्या बात कर रहे हो? मतलब संविधान का तो जो रेस्पेक्ट मोदी जी या बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं, वो किसी से कम नहीं करते हैं। आप इसको कोई भी गलतफहमी निकालोगे कि लोकतांत्रिक पद्धति और प्रणाली है, तो हम तो उसको वो भी करेंगे ही। तीसरा, आप बोल रहे हो कि भाई आग लग जाएगी, तो आपका ये इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि आपको दिख रही है कि आपकी चुनाव में हार निश्चित है, इन द सेंस कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। और बट नेचुरल है, आपको अपने जो आपने कारनामे करे उसके कारण आपको जेल होगी, जेल जाना पड़ेगा। तो आपने तो अपना माहौल अभी से बनाना शुरू कर दिया कि कैसे भी मेरा उस समय प्रोटेक्शन हो जाए, चाहे देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाए। तो ये आपको मतलब शोभा नहीं देते हैं। आपको ये जो आपने वक्तव्य दिया, ये ऐसे वक्तव्य आपको शोभा नहीं देते हैं। आप एक परिपक्व देश के अंदर आप एक परिपक्व नेता के रूप में हो, और मैं समझता हूँ कि लगभग 20 साल से ज़्यादा को तो आपको आराम से अपना राजनीतिक अनुभव रहा होगा, तो ऐसी स्टेटमेंट आपको नहीं देने चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने 2 कारणों से वीडियो बना रहा हूँ। एक तो ये कि राहुल गांधी जी का जो आया था वक्तव्य, इसका मेरे को जवाब देना था। दूसरा क्या है, परसों जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव है। उन 57 सीटों में बीजेपी 50+ सीटें जीते, ये मेरा टारगेट है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 375+ तो बीजेपी आ चुकी है, मैं 425+ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने विचार उन 8 राज्यों के आदरणीय जनता जनार्दन को, वोटर्स को समर्पित कर रहा हूँ, कि जिससे वो यहाँ पर तुलना करने की भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है, उच्च ही नहीं सर्वोच्च है, श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले मैं इसमें 3 जनों का आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। कांग्रेस का राहुल गांधी जी का, टीएमसी ममता बनर्जी, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जिसमें से आपको 90% कांग्रेस राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट या उनके कारनामे मैं आपको बताऊंगा, उनकी पार्टी के कारनामे मैं आपको बताऊंगा। 1947 से चलते हैं। 1947 के पहले भी थोड़ा चलते हैं 15-20 सेकंड के लिए। 1000 साल पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। 800 साल तक मुगल आक्रांताओं ने बाहर से आके शासन किया, अति अत्याचार किए, जुल्म किए, व्यभिचार किए, धन संपदा को लूटा, संस्कृति को यहाँ की नष्ट किया और धर्मांतरण कराया, नरसंहार कराए। और ऐसा का ऐसा ही 200 साल जो हुकूमत चली अंग्रेजों की, उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया। उन्होंने भी सेम अत्याचार और जुल्म किए। उस समय 1894 में 1947 में देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद होने के 53 वर्ष पहले, देश आज़ाद होने के बिफोर 53 ईयर्स
देश आज़ाद होने के 53 वर्ष पहले 1894 में एक एक्ट बनाया अंग्रेजी हुकूमत ने, जिसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। लाखों एकड़ भूमि, लाखों एकड़ ज़मीन चर्च और मिशनरीज को सौंप दी गई, उनके नाम कर दी गई, जो आज तक भी रिटर्न वापस नहीं मिली है। वो समय ही मतलब उसके बाद आप देखोगे स्वतंत्रता के बाद अभी 10 नियम ऐसे और आए जिसका उद्देश्य ये था कि बाहर से आए हुए धर्म वालों ने या बाहर से आए हुए मजहब वालों ने यहाँ आकर के और यहाँ की संपत्ति को कब्जा किया। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे 10 नियम ने उनको सपोर्ट किया और इस तरीके से बाहर से आए हुए लोगों को ये संपत्ति इतनी यहाँ पर मुहैया कराई गई कि आज लाखों एकड़ों में ज़मीन है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ये देखिए कि स्वतंत्रता के बाद 2 धाराएं जोड़ी गई, 35 और 370। इसका मकसद क्या था? कश्मीर की ज़मीन को बांटना और अल्पसंख्यकों का वहाँ पर कब्जा कराना, जो अपन ने प्रैक्टिकल देखा है। इसके बाद आप ये देखिए नेहरू जी के टाइम में 1954 में एक वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसके ज़्यादातर कानून कांग्रेस ने बनाए थे, जिसका मकसद हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को, उन प्रॉपर्टी को जिसमें कि मुसलमान यहाँ छोड़ के पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टी और उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ को इन अल्पसंख्यकों के मतलब वक्फ बोर्ड के कब्जे में कराना है, इसके नाम कराना, इन द सेंस कि इनकी ज़मीन है। आप ये देखिए कि तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो सबसे बड़ी ज़मीन सेना के पास है, सेकंड भारतीय रेल यानी कि रेलवेज़ के पास है, और थर्ड है जो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये सब इनकी तानाशाही वाले शासन के नमूने हैं सब ये। आप ये देखिए कि इनकी 4 बातों पे राजनीति करते हैं। सबसे पहला तो है साहब तुष्टीकरण। इनका इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है, क्योंकि इनका वोट बैंक यही है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सारे नियम ऐसे ऐसे बनाए, अभी मैंने 2-3 बताए, 5-7 में और आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बेस बता रहा हूँ। इनके 4 बेस हैं। एक तो तुष्टीकरण, एक है तानाशाही, मैं अभी साबित करूंगा इन नियमों में, एक है परिवारवाद और एक है भ्रष्टाचार। इन 4 इनके मतलब ये समझ लो कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये इनके राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ज़्यादातर मठ मंदिरों से जो चढ़ावा आता था, वो चढ़ावा उन अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम में लिया गया, जिनके की नाम से अभियान और योजनाएं चलाई गई सरकारी। आप ये देखो कि मतलब किन का पैसा किन के काम में लिया गया। आप उसके बाद ये देखो कि 1985 में सिटीजनशिप एक्ट आया, जिसमें कि 6A धारा जोड़ी गई। 6A धारा, इसके अंतर्गत 1971 के पहले जो बांग्लादेशी असम में घुस चुके थे घुसपैठिए बन के, उनको लीगलाइज कर दिया, भारत की नागरिकता दे दी। 60 लाख लोगों को भारत की नागरिकता उस समय दे दी। और आप सबसे बड़ा इसमें नुकसान ये देखो देश का और देशवासियों का, कि उसके बाद जो आए बांग्लादेश से घुसपैठिए, उनके पास तो ये उनको एक मतलब उनको तो खुशकिस्मती हो गई, क्योंकि उन्होंने तो ये जाके बोला तो हम ही 1971 के पहले आए थे, इस करके उनको भी लीगलाइज कर दिया। इस तरीके से घुसपैठ हुई और 5.5 करोड़ घुसपैठी अभी तक घुस चुके हैं। आदरणीय अश्विनी जी उपाध्याय साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनको मैं सुनता हूं, इस कारण मैं आपको बता रहा हूं। आप ये देखो तानाशाही की इसमें हद देखो कि वर्शिप एक्ट लाया गया 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके अंदर जो भी धार्मिक स्थल 1947 के पहले के जिस स्थिति में थे, अगर किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बना ली गई तो 1947 के पहले जिस स्थिति में थे अनंत समय के लिए उसी स्थिति में माना जाएगा। आप देखो तुष्टीकरण का झुकाव देखो, वोट बैंक की चिंता देखो और इनकी मजबूरी देखो। वो तो श्री राम मंदिर आंदोलन मतलब उसका आंदोलनरत था वो, इसके कारण वो एक छूट गया, बाकी सबके लिए ये नियम लाया गया, मतलब धार्मिक स्थलों के लिए। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आया, जिसमें भारत की ज़मीनों पर कब्जा कराने का नियम आया, लगभग ये मान के चलो आप। इस कारण इनका अल्पसंख्यक आयोग बना, इनका अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना। उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट का और सशक्तिकरण किया गया। अब तो यह है कि अगर आपकी खुद की रजिस्ट्री जो आपके नाम बोल रही है
को आपका बेटा आपसे खाली नहीं करा सकता, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड चाहे और उसने आकर के आपकी प्रॉपर्टी पे कह दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है, तो ये आपको साबित करना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके अंदर भी राज्यों में शायद एक एक ट्रिब्यूनल है, इनके कोर्ट जिसको कहा जाता है इनकी भाषा में, बाकी ट्रिब्यूनल कहलाते हैं। कोर्ट तो अपने सब मतलब शहरों में टाउन्स में होती हैं, तो ये ट्रिब्यूनल में, और जो कि राज्यों में शायद एक ही, और शायद मेरे ख्याल से कुछ राज्यों में है भी नहीं शायद, लेकिन हाँ इतनी फ्रिक्वेंसी है इसकी कि भाई एक एक राज्य में एक ही है, जिसकी कमेटी में सारे के सारे अल्पसंख्यक हैं, सारे मुसलमान हैं, वो डिसीजन देंगे, वही मान्य है। तो फिर वो बेचारा इतना मेहनत करके भी अगर अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, तो ऐसे ऐसे तो इन्होंने एक्ट बना रखे हैं, इनके शासनकाल में बने इन द सेंस। तो इसके अलावा आप ये देखिए, वक्फ एक्ट का इन्होंने सशक्तिकरण कर दिया। वक्फ के पास मैंने आपको बताया कि इतनी ज़मीनें, अभी लास्ट का जो कार्यकाल के अंतिम दिन का जो टाइम था, उस समय मनमोहन सरकार ने 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को साइन कर दी। हालांकि अभी बीजेपी सरकार में शायद कुछ उसका न्यायालय की शरण में जाने के बाद कुछ उसका न्याय होगा कि भाई जिनकी वो ज़मीन है उन्हीं के मतलब मकसद में काम में आवे। तो ये चीज़ है। आप ये देखो कि अभी तो 2004 में माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, एक हिसाब से कब्जा दे दिया गया। मैं कभी भी कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मिलना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। यहाँ सबका साथ सबका विकास चाहिए, खाली तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चाहिए। जबकि हक किसका बनता है, लेकिन नहीं तो 2 करोड़ से 20 करोड़ नहीं होते, और वहाँ पाकिस्तान में तो ख़त्म ही हो गए। लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मुसलमान यहाँ रहते हैं बट नेचुरल है, कहाँ जाएंगे आप? यहाँ इस देश में रहते हैं, इस देश के वासी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बाहर से घुसपैठिए आए वो तो अलाउ नहीं होंगे। हमारा आदरणीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने तो कहा भी था कि भाई भिजवाने का प्रबंध कर देते हैं, लेकिन अपने आप का वो सरेंडर तो करे कि भाई हाँ हम लोग बाहर के हैं। तो यहाँ की तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं तो फिर इस तरीके से तो यहाँ के संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ के जो मुसलमान सिख ईसाई हिंदू हम सब भाई भाई यहाँ रहते हैं, अगर शांति से और देश के वतन के वफादार बन के रहते हैं तो भाई भाई का आचरण है और रहेगा। बाकी नहीं तो मेरा तो ये कहना है कि यहाँ का देश का रहने वाला, इस देश का रहने वाला, इस देश का देशवासी है, बाकी बाहर के तो अलाउ नहीं किए जाने चाहिए और नहीं अलाउ होंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि FCRA 2010 में लाया गया, जिसके अंतर्गत गद्दारों को फंडिंग हुई। बाहर का पैसा, विदेश का पैसा गद्दारों तक पहुंचा, NGOs वगैरह, और जो टेक्निकली इस माध्यम के थ्रू इसके थ्रू इस द्वारा 2012 में आया साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उसने राहुल गांधी के साथ 2012 में बैठक करी और डिमांड रखी कि मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा जाए। RTE राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा जाए। तुरंत उनकी बात मान ली गई और उनको इस RTE राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मदरसे ज़्यादा से ज़्यादा खुले, मदरसों की ऑडिट नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, खुलते ही चले जाएं, जितने मदरसे उतना कब्जा। जबकि मोदी जी साहब का कहना है कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। भला सब चाहते हैं, बुरा कोई नहीं चाहता, बस यही है कि आपसी समझ का फेर है और कुछ नहीं है। इतना बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया शासन मोदी जी की सरकार चला रही है, सब संतुष्ट हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि देश तरक्की करता जाए ताकि सबको रिलैक्स हो। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया, PCTV बिल। इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी 4 शर्तें अगर आप सुन लो, इसके 4 नियम यानी जो इसमें ड्राफ्ट करे हुए हैं, अगर वो आप सुन लो तो आप माथा पकड़ लोगे कि इन लोगों को ऐसा समझ रखा गया हमारे को इन्होंने। सुनो मैं बताता हूँ, 4 शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ।
वो तो देश के सपूत थे। नरेंद्र जी मोदी जैसे नेता उस समय सीएम थे, और जो भी देशभक्त नेता थे उस समय मोदी जी के साथ वाले, उन्होंने विरोध करके इसको रोक दिया। लेकिन उनकी मंशा सुनिए आप। पहला नियम, किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगे में दंगा करने वाला दोषी सिर्फ केवल ओनली बस हिंदू है, ये माना जाएगा। आप सुनना, अभी तो आप कुछ नहीं, सुनते जाओ। दंगे में भले ही दंगा करे जिहादी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और हिंदू को दोषी माना जाएगा। पहला नियम सुनो। दूसरा, यदि साबित हो जाए कि किसी जिहादी ने, यानी किसी अगर मुस्लिम ने, अल्पसंख्यक ने, अगर हिंदू को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है या झूठी शिकायत दी है, तो भी मुसलमान पर यानी उस अल्पसंख्यक पर मुकदमा नहीं होगा, नहीं चलेगा। देखो यहाँ मुस्लिम शब्द आ रहा है, इसको मुस्लिम अपने ऊपर यूं अंदर तक नहीं लें, क्योंकि ऐसी बात हो चुकी है जो बताया जा रहा है। कभी भी राग द्वेष नहीं है, कभी भी दंगा फसाद कराना या करना या इस बारे में सोचना, ऐसा भी मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं तो बात तो बैठ कर की होगी, इसमें किसी को अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत है। तो बैठ करके बिना राग द्वेष के अगर सरलता से सही सुखी जीवन अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने परिवारों के साथ यहाँ पर गुजारें तो क्या एतराज़ है। इसलिए बैठ करके बात करनी होगी। लेकिन ऐसी ऐसी सोच रखने वाली पार्टियों को तो जड़ से उखाड़ना होगा। अभी तो आप चलिए तीसरा नियम बताता हूँ। यदि किसी मुस्लिम महिला का रेप अगर कोई हिंदू कर देता तो पूरे हिंदू समाज को उसका दोषी माना जाएगा। मतलब आप सोचो यार, मतलब क्या सोच रखते हैं ये लोग। पूरे हिंदू समाज को दोषी माना जाएगा, और अगर किसी जिहादी ने हिंदू महिला के साथ ऐसी घटना को कारित किया तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब आप तुष्टीकरण की हद देखो आप, मतलब किस हद तक तुष्टीकरण का ये सिद्धांत लेकर के चलते हैं। इसके अलावा चौथा, अगर किसी मुसलमान को, यानी कि अगर बाय द वे किसी जिहादी को या किसी अल्पसंख्यक को हिंदू से मकान खरीदना है, मतलब वो मकान खरीदना चाहता है और अगर हिंदू मना कर दे तो इसमें हिंदू को अपराधी माना जाएगा। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, इसकी ड्राफ्टिंग थी ये, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जिसमें कि अहमद पटेल गुजरात के, जो कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, उनका इसमें बहुत योगदान रहा। तो आप ये देखिए कि क्या सोच है इनकी, क्या सोच रखते हैं हिंदुओं के लिए, जो कि यहाँ के देश के मूल निवासी सनातन समय से हैं, यानी कि इस देश के मालिक हैं। ठीक है, बाहर से जो आया उनको हमने गले लगाया, यहाँ बसाया, तो वो भी इस देश के निवासी हो गए जैसे हम इस देश के निवासी हैं। लेकिन यहाँ के अगर वतन के अगर वफादार बन के रहेंगे, आपस में हम अगर अपनी सामंजस्यता सही बैठा करके रहेंगे, सही चलेंगे, तो हो सकता है कि अपना देश कम समय में ज़्यादा प्रगति करे। आगे बढ़ते हैं। मतलब इस तरीके के आप ये देखिए कि मतलब नियम लाए गए। आप ये देखो कि भारत के अंदर अगर नेहरू जी का समय था तो उन्होंने क्या क्या ब्लंडर्स किए। उन्होंने ये किया कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, उसके बाद कश्मीर के ऊपर नज़र थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन मतलब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के हारने के बाद नेहरू जी ने कह दिया कि कश्मीर का फैसला यूएन करेगा। अपने हाथ में आई हुई चीज़ यूएन को दे दी कि यार डिसीजन आप करना, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को दे दी। जबकि बलूचिस्तान का राजा भी भारत में विलय करना चाहते थे, मतलब करना चाहते थे। बलूचिस्तान के राजा भी भारत में विलय करना चाहते थे। हैं, आप देखो कोको आइलैंड कोलकाता को दे दिया, 900 किलोमीटर दूर है, बर्मा को कोलकाता से 900 किलोमीटर जो दूर है वो बर्मा को दे दिया, और बर्मा ने आगे चीन को दे दिया, और चीन ने उसको सैन्य ठिकाना बना लिया। रिस्क हो गई आसपास के देशों के लिए, हिंदुस्तान तक के लिए। आप देखो इनकी, मतलब आप इनकी जो गलत नीतियाँ, देश विरोधी नीतियाँ हैं, वो देखो आप। नेपाल के राजा के कहने पर भी नेपाल को भी भारत में नहीं मिला। अब नेपाल की आड़ में चीन घात लगा करके बैठा। 1953 में यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया नेहरू जी ने। चीन को स्थायी सदस्य बनाने की पैरवी कर दी, और चीन मर भी गया, और हिंदुस्तान आज तक नहीं बना।
संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बना, जबकि मैं तो एक दिन हिंदुस्तान को संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनते देखना चाहता हूँ, वर्ल्ड पावर। और होगा, और जल्दी होगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हो जाएगा। 1962 के चीन युद्ध में सही समय पर युद्धपोत सही जगह पर नहीं भेजे गए, जिसके कारण हिंदुस्तान की विजय नहीं हो सकी, और इस कारण चीन ने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, जो आज तक भी उसके कब्जे में है। ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हुए नेहरू जी के टाइम में। आप तुष्टिकरण की राजनीति की बात करते हो, आप देखो इंदिरा जी के टाइम में क्या हुआ। लगातार हो रही गो हत्या के कारण, मतलब देखो हिंदू विरोधी कैसी मानसिकता है। या तो कोई कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका देखो आप तुष्टिकरण की राजनीति का सिद्धांत है, इसके अलावा चारा नहीं है। लगातार हो रही गो हत्या के कारण 1966 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गो हत्या रोकने हेतु कानून की मांग कर रहे हजारों नियत साधु संतों पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों साधु संत मारे गए। इसके अलावा 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब फिर से पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान के सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ, पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने पे आ गए। उसके बावजूद भी उनसे बिना कोई कुछ करे POK भी नहीं लिया। उसके अलावा 27,000 करोड़ आर्थिक मुआवजा मिल सकता था इस युद्ध का नुकसान, जो कि उसको पे करना था, गलती उसकी थी, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उसको छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, देश के युद्धबंदी नहीं छुड़ाए। मेरा कहना यह है कि मैं तो मोदी से भी निवेदन करूंगा कि इस बार कैसे भी पाकिस्तान को इतना विवश कर दे कि भाई हमारी युद्धबंदी तो छोड़ दे, बहुत लंबा समय हो गया। कुलभूषण जी जाधव साहब, मतलब आप देखो हिंदुस्तान जो बेचारे बिना किसी गुनाह करके वहाँ पर जो मछुआरे वगैरह या जो भी कैसे भी अगर कोई सीमा पार कोई गलती से चला गया, उस समय उसको अरेस्ट करके जो यातनाएं देते हैं, अब उनको छुड़ा लेना चाहिए। सबसे पहले तीसरे कार्यकाल में मोदी जी साहब ये जरूर करना। आप, मैं होता तो जरूर कर देता। बाकी मोदी जी साहब नतमस्तक होकर सविनय निवेदन है साहब, आप हमारे आदर्श हैं, हम तहे दिल से आपके साथ हैं और हमेशा आखिरी सांस तक रहेंगे, क्योंकि अपन सभी शक्ति है बीजेपी की। तो बस आप ये जरूर करना, अगर संभव हो तो साहब, उन युद्धबंदियों को जो अपने हैं हिंदुस्तान के, उनको ले आओ, उनको बोल दो पाकिस्तान के भी ले जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन्होंने अब ज़िंदगी का सफ़र सजा में काट लिया, उनको भी सांस लेने दो, ये मेरी इच्छा है। तो मेरा ये निवेदन था साहब। उसके अलावा आप ये देखिए कि इंदिरा जी के टाइम में और क्या ब्लंडर्स हुए। इंदिरा जी के टाइम में आप ये, मैंने आपको बताया कि अभी इमरजेंसी का बता ही दिया था कि इंदिरा जी के टाइम में इमरजेंसी इसलिए हुई, क्योंकि इमरजेंसी इसलिए घोषित करी क्योंकि जो प्रतिद्वंदी थे 71 में चुनाव हुआ था, उन्होंने कोर्ट में केस करा इंदिरा जी के खिलाफ कि भाई इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और अनीति से चुनाव जीते हैं, जिसको कोर्ट ने माना और इंदिरा जी का चुनाव निरस्त करके इनको विजयी घोषित कर दिया। तो इंदिरा जी ने हाथों-हाथ कंट्रोल कर लिया, 24 घंटे नहीं होने दिया और आपातकाल लगा दिया। रामलीला मैदान की रैली में भी इस चीज़ को नहीं आने दिया, और आपातकाल में कई इंटेलेक्चुअल्स और कई स्वतंत्रता सेनानी देशभक्तों को कैद कर लिया, साल भर, 2 साल, 3-3 साल तक कैद कर लिया। तो ये चीज़ है इनकी दमनकारी यानी तानाशाही, ये कहलाती है तानाशाही। इसमें तानाशाही की इससे ज़्यादा मिसाल क्या हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप ये देखिए कि राजीव गांधी जी के टाइम में क्या क्या ब्लंडर्स हुए। शाहबानो का केस जो भी मैंने आपको बताया, वो राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ। उसके अलावा आप ये देखो कि 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद बदला लेने की नीयत से सिख भाइयों का दिल्ली में और लगभग पूरे देश में नरसंहार हुआ। मतलब उन नियतों को और बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, और जो आदमी मिला उनका नरसंहार हुआ उस समय कांग्रेस शासन में। उस समय राजीव गांधी जी का ये वक्तव्य था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, थोड़ी हिलती है, ऐसा कुछ उनका मतलब स्टेटमेंट था, जो कि बहुत 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 मतलब दिल दुखाने वाली बात थी कि ऐसा भी कभी संभव है क्या, ऐसा कभी भी ऐसा तानाशाही कभी नहीं मिले हिंदुस्तान।
अरे शासन का एक तरीका होता है यार, फिर मतलब ही क्या। खैर, तो ये अब ब्लंडर्स हुए। बोफोर्स सौदे की दलाली का आरोप लगा राजीव गांधी सरकार पे। इसके अलावा आप ये देखिए कि भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई यूनियन कार्बाइड में, 3 दिसंबर 84 की घटना आई है। उस समय यूनियन कार्बाइड में 30 टन मिथाइल आइसोसेट गैस का रिसाव हो गया, जो जहरीली पॉइजन नेचर होता है उसका। तो रिसने से 15,000 लोग तो मारे गए उसके अंदर। वो गैस रिसने से 15,000 तो लोग मारे गए और कम से कम 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए। यूनियन कार्बाइड का जो मालिक था बोरेन एंडरसन, वो उसको भगाने में राजीव गांधी सरकार पर आरोप है, उन्होंने भगाया और उसके बाद वो कभी भोपाल ही नहीं आया। तो ये आप देखिए कि कैसी शासन पद्धति इन्होंने अपनाई थी और कैसा इन्होंने शासन किया। आप ये देखिए कि मतलब शाहबानों के मामले में इंदिरा जी की हत्या के बाद कैसे भी इनके तो तुष्टीकरण का इनका सिद्धांत रहा। अब आप ये देखिए, अभी जो लेटेस्ट पे आते हैं, अभी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इनके टाइम पे आते हैं। राहुल जी के कारनामे है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड में अपना घपला घोटाला कर दिया, जिसके आरोप में जमानत पे भी बाहर है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला ये जो हुआ, इसका आरोप है श्रीमती सोनिया गांधी जी पे। डीएलएफ जमीन घोटाला राहुल जी के जीजाजी रावत वाड्रा जी पे। तो इस तरीके के इनके कारनामे हैं, तो हम कैसे देश की सत्ता इनके हाथों में सौंप देंगे। आप ये देखिए, कांग्रेस शासन में मैंने एक चीज़ ये महसूस करी, देश ने महसूस करी कि कांग्रेस शासन में पाकिस्तान कैसे पनपता है। ऐसा क्या, कैसी गतिविधियां होती है जिसके कारण पाकिस्तान तो पनपता है, तो ऐसा अब क्यों नहीं होता है। आप ये देखिए। और सबसे बड़ी बात, अमेठी से आप चले गए वायनाड, वायनाड से फिर आपने करा रायबरेली का रुख। तो क्या आपकी स्ट्रेंथ नहीं है जहाँ पर पकड़नी है और आप देश का नेतृत्व चाहते हैं। खैर, ये सोचने वाली बात है। आप देश को जोड़ के रखने वाली ऐसी यात्राएं निकालते हैं, आप की मानसिकता कुछ और कहती है, जबकि देश के वफादार होकर के अपनी सेवाएं देनी चाहिए। जैसे विपक्ष में अगर अटल जी भी थे तो कभी भी देश के प्रति वफादारी करी, या भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी कहीं पर भी देश के प्रति किसी भी परिस्थिति में देश का भलाई करेगी, देशवासियों का भलाई करेगी। और आज तो टाइम ही भारतीय जनता पार्टी का, तो गलत तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अनंत समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, है ना। अभी आप ये देखिए, राहुल गांधी जी के टाइम में ये चीज़ हुई, सोनिया गांधी जी के पर ये आरोप हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि अभी की जो कांग्रेस है ना, उसकी मानसिकता क्या है कि भाई धारा 370 हटा देंगे कश्मीर से, मतलब सॉरी इन द सेंस धारा 370 बहाल कर देंगे। इन द सेंस मैं मानसिक रूप से कुछ आगे की सोच रहा था। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये 370 को वापस बहाल कर देंगे। ओके, एक तो इनकी ये मानसिकता है जो कि बहुत ही है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से हटाई गई थी, और इसके लिए सैल्यूट है बीजेपी की मोदी सरकार को, अमित शाह साहब को, मोदी जी साहब को। और कश्मीर के अंदर मतलब इनकी सोच ये थी कि कश्मीर के अंदर सेना के अधिकार को कम करेंगे। अभी लेटेस्ट जो इनका एनडी जो गठबंधन बना है, उसमें जो लेफ्ट की जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा उनके घोषणा पत्र में वो लिखाते हैं, जो एनडी का जो ग्रुप है उसमें अपने घोषणा पत्र में क्या लिखाते हैं वो, कि हिंदुस्तान के पास जो परमाणु शक्ति है, परमाणु बम है, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। आप ये देखिए कि पड़ोसी दो देशों के पास, दुश्मन देशों के पास वो परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु बम संपन्न देश हैं, वो चाइना और पाकिस्तान। और वो क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सारा हम परमाणु शक्ति नष्ट कर देंगे, और वो सारे जैविक और रासायनिक हथियार नष्ट कर देंगे जिनसे सामूहिक विनाश होता है। यानी पड़ोसियों के पास जो सामान है और हमारे पास भी उससे बारिया उतना सामान है, तो सामान हमारा तो नष्ट कर देंगे, पड़ोसी के पास रह जाएगा। और ऐसा करेंगे क्यों? पहली तरफ से गलती हमारे से नहीं होगी, हम आगे होकर हमला, किसी पे परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करता है तो साजो सामान हम भी रखते हैं सिर्फ, और कोई किसी का भी बुरा कभी भी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती।
हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो ये चीज़ है, आप इनकी मानसिकता देखो यार, मतलब ये कहते हैं कि हम परमाणु शक्ति ही नष्ट कर देंगे हिंदुस्तान की। मतलब आप देखो, ये इस परिस्थिति में आने के बाद आप ये देखो कि ये इस लायक है क्या? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं, हम आगे रुख करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बारे में। अब चलते हैं अपन अरविंद केजरीवाल के बारे में। सबसे बड़ा झूठा नेता अगर इस कार्यकाल में कोई वाकई है तो इसमें कोई शक नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम सबसे पहले आएगा। क्योंकि मतलब चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, ली लाल बत्ती, ये वो, मतलब यार कोई एक हद होती है कोई चीज़ की कि भाई बच्चों की कसम में कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ कभी भी अलायंस नहीं करूँगा, गठबंधन नहीं करूँगा। अभी चल रहा है कांग्रेस के साथ, मतलब उनकी कोई जबान की वैल्यू नहीं है। और उन्होंने किस तरीके से क्या किया, कैसे पैसा बनाया, कैसे अपना शीश महल बना लिया, कैसा वो करते हैं, स्वाति मालीवाल के साथ बिहेव किया, अभी कैसी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, मौलवियों को